कामा तरुणाम भयम न लज्जा। सता मद में चूर जो लोग होते हैं उन्हें नैतिक मूल्यों का कहीं भान नहीं होता। उन्हें ये लगता है कि हमारी सत्ता के आगे सारी मर्यादाएं, सारे नियम कानून बौने हैं, परंतु वो भूल जाते हैं कि इस संसार में जो सर्वशक्तिमान है, जो प्रकृति का नियम है, जो दूसरों को दुख देता है, जो अन्याय के पथ पे चलता है, उसका हश्र भी रावण और कंस जैसे सता मदों में चूर लोगों के साथ होता है। ये बात आज हम इसलिए कह रहे हैं, प्यारा उत्तराखंड के समय चक्र में, खबरिया चैनल के इस समय चक्र समीक्षा में आज जो महत्वपूर्ण जो बात हम कह रहे हैं वो 18 अगस्त की है। इस समय चक्र में सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में जो नैनीताल जिला पंचायत के चुनावों में जो शर्मसार किया गया, वहाँ पे खुलेआम जिस प्रकार से हिंसा, अपहरण, मारपीट की गई, उससे उत्तराखंड देवभूमि जो शांतवादियाँ हैं उसको कलंकित करने का जिन लोगों ने काम किया है अपने सत्ता के बल पर, उन लोगों को भले ही नैतिकता न हो, परंतु पूरे देश और प्रदेश में आम जनता उनको धिक्कार रही है। आज इस प्रकरण में नैनीताल उच्च न्यायालय में जो सुनवाई होनी थी वो अब 19 अगस्त को होगी। आज 18 अगस्त को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो बेंच है, उन्होंने फटकार लगाई उत्तराखंड पुलिस, खासकर नैनीताल के एसएसपी को, कि इस प्रकार से जो 22 वोटों की गिनती है पर्यवेक्षक की उपस्थिति में की गई थी, जिसमें 5 लापता सदस्य जिनका अपहरण किया गया था, उन्होंने जो बयान दिया मजिस्ट्रेट के समक्ष कि वो अपनी मर्जी से घूमने गए, जबकि ये सरेआम देखा गया कि उनका किस प्रकार से अपहरण आपराधिक लोगों ने किया। तो न्यायाधीश ने, मुख्य न्यायाधीश ने एसएसपी नैनीताल को कहा कि आपकी पुलिस कहाँ गई थी, ये शहर में अपराधी क्या कर रहे थे हथियारबंद होकर। ये न केवल नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष का मामला है, ये पूरे प्रदेश का है, लोकशाही का है, कि इस प्रकार से एक छोटे से चुनाव में जब राजनीतिक दल सत्ता मद में चूर होकर ये सह नहीं सकता अपनी हार को, ऐन कैन प्रकार इसको अपनी विजय में बदलने के लिए तैयार है, वो जनादेश को स्वीकार नहीं कर पा रहे, तो न्यायपालिका को विवश होकर हस्तक्षेप करना पड़ा। तो न्यायपालिका ने जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन पे कटघरे में रखा और कहा कि कम से कम ये एसएसपी यहाँ की योग्य नहीं है, इनका तबादला होना चाहिए। एक समय था जब प्रश्न उठता था इस देश में, लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता थे कि एक रेल की साधारण दुर्घटना पर भी अपनी जिम्मेदारी समझ के वो पद से इस्तीफा देते थे। नैनीताल उच्च न्यायालय ने इतना बड़ा प्रश्न खड़ा किया, प्रदेश की जनता को शर्मसार करने वाले उत्तराखंड के शांतवादियों को, उत्तराखंड को कलंकित करने वाला कृत्य करने वाले के बावजूद प्रदेश के मुख्यमंत्री मौन रहे, प्रदेश के
अन्य मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी मौन रहे, एसएसपी मौन रहा, पुलिस प्रमुख मौन रहा। क्या इनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है? न्यायपालिका के प्रश्न पूछने के बावजूद भी, स्वयं संज्ञान लेने के बाद, परसों मेरे पास इस प्रकरण से जुड़े, न्यायालय में इस प्रकरण को उभारने वाले उत्तराखंड उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अवतार सिंह रावत, जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन के प्रखर हस्ताक्षर रहे, ध्वजवाहक रहे, अग्रणीय नेता रहे जी, उन्होंने कहा कि इस प्रकार से पूरे प्रदेश को शर्मसार किया गया। उसके बाद भी कुछ नहीं। ये पक्ष फैसला किसके पक्ष में आएगा, नहीं आएगा, कौन जीतता है, कौन हारता है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि क्या सत्तासीनों को, राजनीतिक दलों को ये चुनाव जिसे लोकशाही कह रहे हैं, ये लूटशाही में तब्दील करने में शर्म नहीं आई? इनको शर्म आने चाहिए। एक छोटे से पद के लिए, जिला पंचायत के अध्यक्ष हो या अन्य पदों में, इतनी भी नैतिकता नहीं है। ये संसार में ये सेवा का पद है, और इस सेवा के पद में जनता जिसे योग्य समझती है, जो उम्मीदवार योग्य होता है, उसे आगे बनाती है। वहां पर भी इस प्रकार से लूट खसोट, उत्तराखंड को बिहार और उत्तर प्रदेश बनाने का, बंगाल बनाने के षड्यंत्र करने वाले कौन से अपराधी हैं? उन अपराधियों को किसके संरक्षण में ये हो रहा है? अगर उनमें जरा सी नैतिकता होती है, वो भगवान राम के नाम की दुहाई देने वाली पार्टी का सत्तासीन है, इसके बावजूद कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं। सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस जीते या भाजपा जीते या निर्दलीय जीते, पर कम से कम जनादेश का सम्मान तो करो। जनता तुम्हें किस नजरिए से देखती है, तुम्हारे काम कैसे थे, तुम्हारे क्षेत्र में उम्मीदवार कैसे खड़े कर रखे हैं, क्या जनादेश का सम्मान करना तुम्हारे ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है क्या? ये कौन सा लोकतंत्र है जो लूट खसोट पर किसी भी हाल पे जीतने के लिए आत्मघाती व्यवस्था को अपनाने में लगा? इसलिए इसलिए इन चुनावों के मैं विशेष इसमें समीक्षा नहीं की, क्योंकि जिस प्रकार से क्षेत्रवाद, जातिवाद और बाहुबल और धनबल का प्रयोग इनमें होता है, इन्हें लोकतंत्र कहना भी अपने आप में लोकतंत्र का अपमान करना है। व्यवस्थाएं कम से कम इतनी जिम्मेदार गैर जिम्मेदार कैसे हो गई? अब 19 तारीख को जो भी फैसला आएगा, उसका निर्णय देखने योग्य होगा कि क्या ये व्यवस्था, कम से कम उच्च न्यायालय को इस बात का धन्यवाद कि उन्होंने स्वयं संज्ञान लिया, या उन अधिवक्ताओं को धन्यवाद, अवतार सिंह रावत जैसे तमाम संघर्ष के साथियों को धन्यवाद, जिन्होंने इस मामले को उच्च न्यायालय के संज्ञान में लिया या न्यायालय में ऐसे तत्वों को कटघरे में किया। अब कल ये देखना है कि क्या इस प्रकार की नैतिक कौन जीते हारे, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जनता बहुत परेशान है कि उत्तराखंड में कोई विधायक गोली चला रहा है, कोई वहाँ से घुसपैठ करके उत्तराखंड में प्रतिनिधि बनाने की होड़ है। जिस प्रकार से ऋषिकेश नगर निगम के चुनाव में बेशर्मी देखी गई राजनीतिक नेताओं द्वारा, जिस प्रकार से उत्तराखंड में इस प्रकार का जनहितों को रोंदने का काम, न्याय हितों को रोंदने का काम किया, उससे लगता नहीं है कि इन नेताओं के पास जरा नैतिक मूल्यों के प्रति जरा भी कहीं पे शेष बचा है। दूसरा महत्वपूर्ण खबर यह है आज कि भारतीय जनता पार्टी ने कल महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को राजग गठबंधन का उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार
चयन किया है। इस पद पर धनखड़ जी थे उपराष्ट्रपति, उनको जिस प्रकार से इस्तीफा दिया वो भी अपने आप में संदेह के घेरे में है कि किस प्रकार से व्यवस्थाएं संवैधानिक पदों में बैठे लोगों को भी राजनीतिक सत्ताधारियों की इच्छा के खिलाफ काम करने में वो न्याय हित है या जनहित है ये नहीं देखते हैं, मजबूर करते हैं। अब राधा कृष्णन जी तमिलनाडु के नेता हैं, उसको बनाने का निर्णय जो राजग गठबंधन का है, जो भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी का है, उसके पीछे का भावार्थ क्या है? ये बहुत सही है। तमिलनाडु के भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष 2 बार के कोयम्बटूर से सांसद रहे, 16 साल की उम्र से संघ के झंडे बरदार रहे, स्वयं सेवक रहे, और जो झारखंड से लेकर महाराष्ट्र आदि राज्यों के राज्यपाल रहे, समर्पित स्वयं सेवक रहे, उनको उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाने से जहां बहुमत का सवाल है, भाजपा गठबंधन के पास पर्याप्त बहुमत है, पर देखना यह है, इससे संदेश साफ हो गया कि जो प्रदेश भाजपा का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा वो तमिलनाडु से नहीं हुआ। जिस प्रकार से मोदी और शाह की लॉबी में ये अब तक मजबूती से ये दबाव बनाया जा रहा था दक्षिण भारत का अध्यक्ष बनाया जाए, अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे वो भी संघ समर्पित होंगे, ये निश्चित है, परंतु वो मोदी और शाह के अनुकूल होंगे। पार्टी के अंदर भी कई गुट होते हैं, ये हर पार्टी में होता है, सत्ता के साथ पार्टी में भी अपना दबाव गुट होता है। संघ भारतीय जनता पार्टी के लिए यक्ष प्रश्न है कि अब तक वो अध्यक्ष नहीं बना पाए। नड्डा जैसे व्यक्ति जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को की जरूरत नहीं कह जिन्होंने कहा, उन्होंने ऐसे ही नहीं कहा होगा, उनके आकाओं ने के दबाव में कहा होगा। अगर उन्होंने अपने मन से कहते तो उन्हें भी धनखड़ की तरफ पद से हटाया दिया जाता, पर कहा उन्होंने तो अपने आकाओं की मर्जी से कहा होगा। अब ये प्रश्न उठता है कि भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम राजनीतिक दलों का आंतरिक लोकतंत्र कहाँ दम तोड़ गया, जो अपनी पार्टी के अध्यक्ष का चयन तक नहीं कर पा रहे। अब ये है कि कौन बनेगा अध्यक्ष, इस पे संघर्ष, जो तमिलनाडु से अब उपराष्ट्रपति बन गए, ये भाजपा के 2 बार लोकसभा सदस्य भी रहे, तमिलनाडु के प्रदेश इकाई रहे, गवर्नर के रूप में झारखंड में जो प्रकरण हुए, जो शिबू सोरेन के बाद ये हेमंत सोरेन के प्रकरण हुए हैं, उनमें भी गवर्नर के रूप में उनका कार्यकाल रहा। संगठनात्मक कौशल के लिए वो जाने जाते हैं। अब 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। विपक्षी दल इंडिया गठबंधन क्या अपना प्रत्याशी किसे तय करता है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। चुनाव होगा तो विजय इनकी। एनडीए की रणनीति ये है कि विपक्षी दलों का समर्थन मांगेंगे। राजनाथ सिंह को इस चीज़ के लिए के नेतृत्व सौंपा गया है कि आप इसका प्रबंध करिए, पर ये तमाम प्रबंध है, भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, उनका आंतरिक लोकतंत्र क्या है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमिश्नर का ही बात है। इलेक्शन कमिश्नर पर जब प्रश्न उठते हैं, जनता का विश्वास होता है कि चुनाव आयोग में जो निर्वाचन पद्धति है, मशीनों पे प्रश्न उठा
उस प्रश्न को गौण माना गया। उसके बाद ये चुनाव में मतदाताओं का जिस प्रकार से महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा में उभार हुआ लोकसभा चुनाव के बाद, वो विवादों के घेरे में रहा और इन विवादों का समाधान करने का दायित्व चुनाव आयोग का है। जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, संवाददाता सम्मेलन किया और कहा कि आप सबूत लाइए या जनता से माफ़ी मांगिए। भाई, जो प्रश्न है उनका समाधान करिए, जांच आयोग बनाइए। आप उनकी जांच करने के बजाय सबूत लाइए। धमकाने का जो प्रश्न कर रहे हैं वो लोकतंत्र में उचित नहीं है और ये गरिमा के अनुकूल नहीं है। आप शासन सत्ता पक्ष रहे या विपक्ष रहे, देश की न्याय प्रणाली, चुनाव प्रणाली, शासन प्रणाली और शासन प्रणाली बिल्कुल स्वस्थ और जन विश्वास के अनुकूल पारदर्शी रहनी चाहिए। और जो अगर गलत प्रश्न उठाते हैं तो उसके लिए दंडित किया जाना चाहिए, परंतु शंका का समाधान करना चुनाव आयोग का दायित्व है। ये नहीं जो प्रश्न करे उसको आप कटघरे में खड़ा करो। आप क्यों कटघरे में खड़े करें? प्रश्न करने वाले कबीरदास ने कहा था, निंदक नियरे राखी, परंतु आप प्रश्न करने वालों को नहीं करें। आप परिस्थिति जन्य साक्ष्य इस प्रकार कि आप खुद कटघरे में हो जा रहे हैं। ये हो रहा। दूसरा, सरकार, लोकतंत्र जो होता है पारदर्शिता और जवाबदेही से चलता है। संसद में आज 18 अगस्त 2025 को सोमवार को मौखिक उत्तर हेतु प्रश्न सूची में जहां कॉर्पोरेट कार्य, संस्कृति, शिक्षा, पर्यावरण, वन, जलवायु, वित्त, श्रम, रोजगार, कौशल विकास, उद्यमशीलता, पर्यटन, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय संबंधित कुल 20 प्रश्न का जो वो किया गया, उन प्रश्नों का के बाद प्रेस क्लब में आए वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिंह जी ने कहा, जो लंबे कई दशकों से संसद की कार्रवाई देख, उन्होंने कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई उसके बाद ये प्रश्न पत्रों के साथ उत्तर ही नहीं है। उत्तर नहीं होते। पहले हर दिन प्रश्न का पत्र अलग होते थे, अलग रंग के होते थे, उनका उत्तर उसमें समाहित होता था। उत्तर और प्रश्न लोग बड़े चाव से, आम जनता, पत्रकार से लेकर विश्लेषक इस चीज़ को देखते थे। अब केवल प्रश्न आ रहे हैं, उत्तर का कहीं पे नहीं। वो कहा जा रहा है कि संबंधित सांसद को भेज दिए गए। आप जनता से उस प्रकार के उत्तरों को क्यों छुपाव कर रहे हैं? जब आप ये प्रश्न पत्र भारतीय भाषाओं के संदर्भ में ये किया गया, ये प्रश्न पूछा असुद्दीन ओवैसी ने, क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत 10 वर्षों में भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए अनुदान योजना के अलावा इस प्रकार के किन्हीं योजनाओं के अंतर्गत भाषावार, वर्षवार, योजनाएं वार कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई? उक्त अवधि के दौरान संस्कृत के लिए व अन्य भाषाओं की तुलना कितनी अधिक निधि, जो भी प्रश्न पूछा गया इत्यादि प्रश्न, किसी प्रश्न के उत्तर उसमें नहीं है। जबकि पहले हर संसद की में ये बंटता था, उसमें उत्तर भी होता था। आखिर ये छुपाव क्यों है? पारदर्शिता क्यों है, क्यों नहीं? तो ये चीज़ें बहुत दुखदाई है। आज इस प्रकरण में जिस समय उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि ये बहुत ही
अब इस प्रश्न पत्र का आम पत्रकार क्या काम करेगा? वो समीक्षा नहीं करेगा आखिर ये छुपाव किससे हो रहा है, आम जनता से क्यों आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, उत्तरों को